आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की, लेकिन इसकी कहानी वैसी नहीं है जैसी हम अक्सर सोचते हैं। चलिए इसके लंबे और हैरान कर देने वाले इतिहास में चलते हैं, जो व्यापार, खोज और संघर्ष की कहानियों से भरा हुआ है। जब हम ग्लोबलाइजेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद पिछले 50 साल, इंटरनेट, बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना? लेकिन क्या ये जुड़ाव वाकई इतना नया है या इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं? अच्छा, जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कारखाना और दूसरी तरफ उससे सदियों पुराना एक जहाज जो समंदर पार व्यापार कर रहा था। यही तस्वीरें हमें बताती हैं कि दुनिया को जोड़ने की जो कहानी है ना, ये कोई नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, इतिहास में ना इंसान हमेशा से एक दूसरे से जुड़ता आया है। हजारों साल पहले भी यात्री, व्यापारी, तीर्थयात्री सब लंबी लंबी दूरियां तय करते थे। कोई ज्ञान की तलाश में, कोई नए मौकों की तलाश में, तो कोई मन की शांति के लिए। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सिल्क रूट्स। ये सिर्फ रास्ते नहीं थे, सोचिए ये एक जीता जागता नेटवर्क था, एक वेब जो दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों को आपस में जोड़ रहा था। अब मजे की बात यह है कि इन रास्तों पर सिर्फ सामान नहीं चलता था। अरे नहीं, चीन से रेशम और बर्तन, भारत से मसाले और कपड़ा, यूरोप से सोना चांदी, ये सब तो था ही। लेकिन इनके साथ साथ सफर कर रहे थे विचार, धर्म और संस्कृतियां। ईसाई मिशनरी, मुस्लिम प्रचारक और भारत से निकला बौद्ध धर्म, सब इन्हीं रास्तों से फैले। मतलब व्यापार और संस्कृति का लेन देन हमेशा हाथ में हाथ डालकर चला। और ये लेन देन कहां तक पहुंचा? अरे भाई, हमारी खाने की प्लेट तक। जैसे कि नूडल्स, माना जाता है कि चीन से चलकर ये पश्चिम पहुंचे और बन गए स्पेगेटी। या हो सकता है अरब व्यापारी पास्ता को इटली ले गए हों। जो भी हो, ये दिखाता है कि सदियों पहले भी अलग अलग कल्चर एक दूसरे पर कितना गहरा असर डाल रहे थे। अब कहानी लेती है एक ड्रामेटिक मोड़ 16वीं सदी में, जब यूरोप के खोजकर्ताओं ने समंदर के रास्ते खोजना शुरू किया। तो दुनिया बहुत तेजी से और हाँ, अक्सर बड़े हिंसक तरीके से एक दूसरे के करीब आ गई। पता है, हमारे बहुत से रोजमर्रा के खाने की चीजें जैसे आलू, मक्का, टमाटर, मिर्च, ये सब हमें अमेरिका की खोज के बाद मिली। जब ये फसलें यूरोप और एशिया पहुंची तो वहां लोगों की जिंदगी ही बदल गई। सोचिए, एक मामूली से आलू ने यूरोप के गरीबों की जिंदगी बदल दी। उन्हें बेहतर खाना मिला, उनकी उम्र लंबी हो गई। लेकिन इस निर्भरता का एक बहुत ही भयानक पहलू भी था। 1840 के दशक में जब आयरलैंड में एक बीमारी ने आलू की पूरी फसल तबाह कर दी, तो लाखों लोग, जी हां, लाखों लोग भूखमरी से मर गए। ये हमें दिखाता है कि जो ग्लोबल कनेक्शन था, ये कितना खतरनाक भी हो सकता था। तो जब स्पेन के लोग अमेरिका पहुंचे और उन्होंने वहां जीत हासिल की, तो उनके पास बेहतर हथियार तो थे, ये सच है। लेकिन उनका सबसे ताकतवर, सबसे असरदार हथियार कुछ और ही था। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या था? शायद आप जो सोच रहे हैं वो नहीं, वो थे कीटाणु, जर्म्स। जी हां, चेचक जैसी बीमारियां। अमेरिका के लोगों के शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की कोई शक्ति ही नहीं थी, और ये बीमारियां किसी भी हथियार से ज्यादा घातक साबित हुईं। इन्होंने पूरी की पूरी आबादी को खत्म कर दिया और स्पेनिश लोगों के लिए जीत का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। ये कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप मैसाचुसेट्स के पहले गवर्नर के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने लिखा, यहाँ के मूल निवासी लगभग सभी चेचक से मर चुके थे, इसलिए ईश्वर ने हमारे हक को साफ कर दिया है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक तबाही थी जो बीमारियों की वजह से हुई। तो अमेरिका से मिली दौलत और एशिया के साथ बदलते व्यापार ने दुनिया में पावर का सेंटर ही बदल दिया। इसको ऐसे समझते हैं, 15वीं सदी तक दुनिया की आर्थिक ताकत भारत और चीन जैसे देशों के पास थी, लेकिन फिर चीन ने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। उधर 16वीं सदी में पेरू और मेक्सिको से मिली चांदी यूरोप पहुंचने लगी, जिससे उनका व्यापार चमक गया। और देखते ही देखते 18वीं सदी आते आते यूरोप दुनिया के व्यापार का नया सेंटर बन गया। और इस नई अर्थव्यवस्था की नींव बहुत क्रूर थी। ये तस्वीर हमें उसकी एक झलक दिखाती है। ये बनी थी उन बागानों पर जहां अफ्रीका से लाए गए गुलामों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था। कपास और चीनी जैसी चीजों का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ यूरोप के बाजारों के लिए हो रहा था। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में
और देखते हैं कि आज की जो मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी है उसने अपना आकार कैसे लिया। ये 3 खास तरह की प्रवाह या फ्लोस पर आधारित थीं। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि 19वीं सदी की दुनिया की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें 3 तरह के फ्लोस को देखना होगा। पहला, व्यापार का प्रवाह यानी सामान जैसे कपड़ा और गेहूं। दूसरा, श्रम का प्रवाह यानी काम की तलाश में लोगों का एक देश से दूसरे देश जाना। और तीसरा, पूंजी का प्रवाह यानी लंबी दूरी पर पैसा इन्वेस्ट करना। इसे समझने के लिए ब्रिटेन का एक उदाहरण लेते हैं, कॉर्न लॉ का। हुआ ये कि सरकार ने अनाज के इंपोर्ट पर लगी पाबंदी हटा दी। अब बाहर से सस्ता खाना देश में आने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ? ब्रिटेन के किसान उसका मुकाबला नहीं कर पाए, उनका काम धंधा ठप्प हो गया और हजारों लोगों को मजबूरन काम की तलाश में अपना देश छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। और ये संख्या देखिए, 5 करोड़। सिर्फ 19वीं सदी में लगभग 5 करोड़ लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चले गए। ये इतिहास में इंसानों के सबसे बड़े माइग्रेशन में से एक था। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो आंकड़ा और भी बड़ा है। अनुमान है कि करीब 15 करोड़ लोगों ने एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपने घर-बार छोड़े, समंदर पार किए, अनजान देशों में गए। तो ये जो पूरा लंबा इतिहास है, इसी ने उस दुनिया को बनाया है जिसमें हम आज रहते हैं। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया की असली विरासत क्या है जो व्यापार और खोज पर तो बनी, लेकिन जिसकी नींव में बीमारी, गुलामी और जीत हार की कहानियां भी हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब मिलकर तलाश रहे हैं।